हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम इस लोकतंत्र का पार्ट 7 करेंगे। हमने उससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने इसमें हम प्रकार देख रहे थे लोकतंत्र के, जिसमें से हम 3 प्रकार पहले ही देख चुके हैं। ये हमारा चौथा है सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र शुरू करते हैं हम। सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो समानता के प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी इसीलिए पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्यों के विचारों का समर्थन करते हैं। वह प्रतिनिधि लोकतंत्र की उदारचेता संस्थाओं में विश्वास करते हैं, परंतु इनको सामाजिक न्याय के आदर्शों के साथ जोड़ने की अभिलाषा भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। इस सीमा तक कि उदारवाद बहुधा दक्षिणपंथी इच्छा स्वातंत्र्यवाद का रूप ले लेता है। व्यक्ति व मुक्त पर्णीय क्षेत्र की निर्बंध स्वतंत्रता में एक विश्वास सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद की अपेक्षा अधिक समतावादी है। तथापि यह मार्क्सवादी लोकतंत्र की अपेक्षा कम क्रांतिक है और कहा जा सकता है कि इन दोनों विचारधाराओं के चौराहे पर खड़ा है। देखिए, यहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर है कि ये समाज की ही बात करेंगे। और आपको पता है कि जो हमारा साम्यवाद है या जो मार्क्सवाद सिद्धांत है, वो समाज की बात ज़्यादा करता है, वो समानता की बात करता है, ठीक है। लेकिन जब हम उदारवाद की तरफ देखते हैं तो उदारवाद में जो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है और बातें करता है। तो यहाँ पर जिस सामाजिक लोकतंत्र की बात करिए, वो इन दोनों के को बैलेंस करता है, इन दोनों के बीच में खड़ा है और दोनों के थोड़े थोड़े गुण को अपनाकर एक नए प्रकार के लोकतंत्र को बनाने की कोशिश करता है। वो ये तो कहता ही है कि जो हमारा सामाजिक हमारे जो भी सामाजिक संसाधन है वो सभी में समान रूप से वितरित किए जाए। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि वितरण ही समानता नहीं लाती है, आपको सामाजिक न्याय की बात भी करनी होगी और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही हम सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम सिर्फ स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता सभी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अधिकारों की भी बात करते हैं। यहाँ पे उन्हीं चीज़ों की उन्होंने बात की कि जितनी भी संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं, वो उन सब में विश्वास तो करते हैं, लेकिन सबको कहते हैं कि एक सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है उसे हमें जोड़ना होगा सामाजिक न्याय, सामाजिक लोकतंत्र को बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे वही बात करें कि जो हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का, काफ़ी कट्टर है, ठीक है, काफ़ी क्रांतिकारी है। तो वो बिल्कुल सामाजिक लोकतंत्र बिल्कुल उसके जैसा भी नहीं है। और जो उदारवादी सिद्धांत है, जिसमें थोड़ा सा झुकाव पूंजीवाद की तरफ भी आप देख सकते हैं, तो वो उस तरह का भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जब पूंजीवाद की बात की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा शोषण बाध्यकारी या शोषणकारी चीज़ों की बात भी होती है वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में है और दोनों के पॉजिटिव चीज़ों को लेकर ही इस लोकतंत्र की बात की गई है। अब हम आगे भी देखेंगे। वस्तुतः ये कहा गया है कि सामाजिक लोकतंत्र लोकतंत्र से बढ़कर है और समाजवाद से कमतर। सामाजिक लोकतंत्रवादियों का तर्क है कि सभी व्यक्तियों को समाज के संसाधनों का एक उचित हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वह जीवन की अपनी निजी योजनाओं को कार्यरूप दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यदि इस संबंध में दरिद्रता अथवा असक्तता अथवा एक अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना बाधाएं हैं, तब इन बाधाओं को दूर करना राज्य का कर्तव्य है। सामाजिक लोकतंत्र इस प्रकार कामगारों, महिलाओं, असशक्त, वयोवृद्ध, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्य इत्यादि के कल्याण हेतु परिस्थितियां प्रदान करने में विशेष रूप से संबंध है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यह मूल रूप से समानता हेतु परिस्थितियां पैदा करने में रुचि रखता है ताकि वह सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग समान सीमा तक कर सके। यह लोकतंत्र को मात्र सरकार के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत रूप में भी देखता है जिसे संपूर्ण समाज में सामूहिक जीवन को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले बताए थे कि यहाँ पे वो बात करते हैं सामाजिक न्याय की, और सामाजिक न्याय हमारे यहाँ तभी आ सकता है जब हम सामाजिक संसाधनों का एक उचित माध्यम से, एक उचित तरीके से वितरण करें। इसमें हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा हिस्सा आए जिससे वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और प्लस वो अपना डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पे भी वो यही बात करते हैं। प्लस वो ये कहते हैं कि अगर समानता देने के समय, जब हम समानता की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक डिसेबिलिटी है या फिर गरीबी है या कुछ और भी कारण, जो भी कारण आते हैं उसमें रुकावट बनते हैं सामाजिक न्याय में या समानता में, तो पहले हमें उसको रोककर इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा या इन चीज़ों को दूर करना होगा। और ये काम है, इन बाधाओं को दूर करने का काम है राज्य का। फिर ही हम उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम एक अच्छे लोकतंत्र की बात करेंगे। देखिए, सामाजिक न्याय जब बात आती है तो हम समाज में कुछ ही वर्गों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सामाजिक न्याय ने बात की है या फिर सामाजिक लोकतंत्र ने बात की महिलाओं की और असशक्त जो लोग हैं, जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे हैं, या जो लोग अपने कल्चर के रूप में सिमटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब हर ऐसा वर्ग जो किसी न किसी कारण से कमज़ोर होता जा रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, या
कुछ भी हो, तो वो उनको पहले आप उनकी बाधाओं को, उनकी समस्याओं को खत्म कीजिए, फिर आगे बढ़िए। वहाँ पे ये बोला गया है सामाजिक लोकतंत्र के रूप में। और हम अगले पॉइंट में देखिए, जैसे में बोला गया है कि समानता की परिस्थितियां बनाने के लिए आपको लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार भी देने पड़ेंगे, ठीक है। उनको एक सीमा तैयार करनी पड़ेगी कि लोकतांत्रिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को कितने और किस तरीके के मिलने चाहिए। और ये सिर्फ मात्र सरकार की बात नहीं है, वो लोगों के मन में भी इस सिद्धांत को लाना चाहते हैं, ताकि जो उनका जीवन है वो सिर्फ लोकतांत्रिक जीवन नहीं, जो उनका सामूहिक जीवन भी है, जो समाज में तालमेल वो बिठा कर रखते हैं, वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, और जो लोग इससे वंचित हैं उन्हें भी एक अच्छा जीवन मिल सके। अब हम आगे बढ़ेंगे सार्वभौम लोकतंत्र की तरफ। सार्वभौम लोकतंत्र एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक सिद्धांतियों द्वारा भूमंडलीकरण के प्रसंग में विकसित किया गया है। अधिराष्ट्रीय संगठनों के रूप में अस्तित्व में आने के साथ ही, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और आर्थिक व सांस्कृतिक भूमंडलीकरण के विकास के साथ ही, यह माना जाता है कि लोकतंत्र को राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे इन चुनौतियों का जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वभौमिक लोकतंत्र का विचार इन चुनौतियों का ही एक जवाबदेह है। यद्यपि भूमंडलीय शासन की ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसने राष्ट्रीय राज्यों का एक स्थान ले लिया हो। यह सिद्धांत उस भूमंडलीय सभ्य समाज की ओर इशारा करता है जो कि नीचे से भूमंडलीकरण की दृष्ट घटना द्वारा रचा जा रहा है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार गढ़ी जा रही नई एकात्मक सार्वभौम नागरिकता का संकेत देती है। पर्यावरण आंदोलन व नारी आंदोलन इसके दो विलक्षण उदाहरण हैं। चूंकि संसार दूरसंचार व इंटरनेट क्रांति के माध्यम से बड़ी तेजी से और सघनता से जुड़ता जा रहा है, लोकतंत्र हेतु इस घटना के एक निहितार्थ अनिश्चितता लोकतंत्र हेतु इस घटनाक्रम के निहितार्थ अनिश्चित है। क्या वे नव परिवर्तन सरकारों को ज्यादा या कम जवाबदेह बनाते हैं? क्या नागरिकों के लिए उसमें भाग लेना वास्तव में असंभव है? यहाँ पे वो सार्वभौमिक लोकतंत्र की बात करें। सार्वभौमिक लोकतंत्र में वो भूमंडलीकरण से इन चीजों को अलग रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे भूमंडलीकरण ने आज के समय में सीमाएं खत्म कर दी है, वैसे ही हमें लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है, उसे भी अपनी सीमाओं को खत्म करने का समय आ गया। हम किसी भी देश को उसके लोकतंत्र के माध्यम से हम अलग नहीं कर सकते कि भारत में इस प्रकार का लोकतंत्र है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का लोकतंत्र है, दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका के देश इस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाते हैं। हमें इन चीज़ों से उठकर एक सार्वभौम लोकतंत्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो और सभी देश उन चीज़ों को आगे बढ़े। और ये चीज़ हम आज के समय में देखते हैं, वो है जन कल्याण। जो जन कल्याण का कॉन्सेप्ट है वो आपको लगभग हमारी दुनिया के हर देश के समाज में देखने को मिलेगा। हर देश की सरकार जन कल्याण के मुद्दों को उठाती है और उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि गरीबी अब वो सीमा के पार हो चुकी है, ठीक है। गरीबी सीमा पार का मुद्दा है, वो एक बहुत इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि हमें अपने लोकतंत्र को भी अब आगे ही बढ़ाना है, और हमें इसे राष्ट्र राज्यों की सीमाओं में बांध कर नहीं रखना है। हमें उसकी चुनौतियों को समझना होगा और हमें उन चुनौतियों का जवाब देने के लिए रेडी भी रहना होगा। वो ये भी कहते हैं कि भूमंडलीकरण ने जिस प्रकार चीज़ों को बदला है, हमें चीज़ों को उस नेगेटिव वे में नहीं बदलना है, उसके पॉजिटिव चीज़ों को लेने के बाद सार्वभौम लोकतंत्र का प्रयोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं दो, पर्यावरण और नारी के बारे में। तो आपको पता है जब वुमेन का जो भी इशू होता है, जैसे हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं जब, ठीक है, और फिर हमारा जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डे है जो हमारा, जब इन दो की बात करते हैं तो हम इसमें सीमाओं की बात नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि इसमें खूब राजनीति की जाती है हर देश द्वारा कि किस देश ने कितना कार्बन उत्सर्जित किया है या जो भी कोई और इशू है। लेकिन हम जब इस पे डिस्कशन करते हैं तो सीमाओं से बढ़कर ये नहीं देखते हैं कि अगर भारत द्वारा किसी भी, जैसे भारत ने अपने महासागर में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें छोड़ी है जो नुकसान पहुंचा सकती है समुद्र के जीवों को या भारत को, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि भारत के हिस्से में ही वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो एक सार्वजनिक चीज़ है तो सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब हम इन टॉपिक से बात करते हैं तो हम सीमा से बाहर आकर बात करते हैं, उनके उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम इसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने अन्य मुद्दे हैं जो उन्हें भी सीमा से हटकर और हमारे सार्वभौमिक लोकतंत्र की तरफ बढ़कर ही आगे करने चाहिए। यहाँ पे वो दो सवाल पूछते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्या ये नव परिवर्तन सरकारों को ज़्यादा या कम जवाबदेह बनाते हैं? तो आपको ये कमेंट में जवाब देना है। और क्या नागरिकों के लिए उनमें से भाग लेना वास्तव में संभव है? देखिए, यहाँ पे सार्वभौमिक नहीं, एक्चुअली हम जितने भी लोकतंत्र पढ़ चुके हैं, जितने भी टाइप हम लोकतंत्र के पढ़ चुके हैं, उसमें यही बताया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार का लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है या इसकी आलोचना कैसे की गई है, इसमें क्या क्रिटिसिज्म है, ये सब चीज़ें। अब आपको ये बताना है कि इन दो क्वेश्चन के माध्यम से कि जो गवर्नमेंट है, जो आज के समय की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कम या ज़्यादा जवाबदेह हो चुकी है। और दूसरा कि अगर हम ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं तो इसमें लोगों का जो लोग भाग ले सकते हैं या लेना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है?
आपको ये कमेंट करके बताना है, ताकि अगर आपको कोई इशू हो तो हम आपको वहाँ पे समझा सकें कि लोकतंत्र के टॉपिक में आपको कैसे हैंडल करना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा। उदाहरण के लिए, यद्यपि WTO के अधिकांश सदस्य विकसित देश हैं जो संसार के बहुसंख्यक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, WTO अधिक संपन्न राष्ट्रों व उनके हितों के प्रति निरंतर उत्तरकारी है। यह व भूमंडलीय शासन की अन्य संस्थाएं लोकतंत्रात्मक कैसे हो सकती हैं? सार्वभौमिक नागरिकता की उपयुक्त परिस्थितियों को कैसे अनुभव किया जा सकता है? यहाँ पे बोला गया है WTO के बारे में, और आपको पता ही है WTO में लगभग सारे ही देश हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अगर एक संस्था लोकतांत्रिक स्वरूप को अपना सकती है तो देश इस प्रकार की देश इस प्रकार की लोकतंत्र को क्यों नहीं अपना सकता? या फिर जो भी अन्य संस्थाएं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जब वो लोकतांत्रिक स्वरूप को अपना रही हैं तो बाकी देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई भी संस्था ऐसी, जो कोई भी भूमंडलीय शासन की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वो लोकतंत्र को अपनाती हैं, तो क्या वो लोकतंत्रात्मक कहला सकती हैं? और अगर हाँ, तो फिर ये लोग इन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करेंगे, या लोग अपने आप को उसमें कैसे अनुभव करेंगे? सार्वभौमिक नागरिकता को वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जब नागरिकता की बात आती है तो फिर हम यहाँ पे मार्क्स का स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि वो तो नेशन स्टेट के एकदम खिलाफ थे, वो चाहते भी नहीं थे नेशन स्टेट बने। लेकिन जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो नेशन स्टेट जैसी चीज़ें आती हैं सामने, और फिर हम पर्टिकुलर देश की बात करेंगे, उसमें रह रहे नागरिकों के हितों की बात करने लगेंगे, फिर ये टॉपिक ज़्यादा बढ़ेगा आगे। वही 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको हमें समझकर आंसर जब हम देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं और हम किस लोकतंत्र को अपना सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। निष्कर्ष देखिए, अब हमारा ये जो चैप्टर है आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। आपको कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। हम बिल्कुल आपके हर सजेशन और कमेंट का स्वागत करते हैं। तो चलिए हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस इकाई में हमने प्राचीन एथेंस से लेकर आधुनिक विश्व तक प्रजातंत्र के ऐतिहासिक उद्भव की जांच की। तत्पश्चात हमने संकल्पनाओं के उस परिवार से संबंध में लोकतंत्र का अध्ययन करने को चले, जिसमें कि यह निहित है कि यथा स्वायत्त, अधिकार, स्वतंत्रता व समानता। लोकतंत्र हेतु स्पष्टीकरण के लिए हमने 2 मुख्य प्रकारों को परखा, अंतर्भूत और साधन रूप। प्रक्रियात्मक तथा सत्तावाचक लोकतंत्र के बीच भेद करते हुए हमने विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र की जांच की, जिनमें शामिल थे प्रतिनिधि लोकतंत्र व उसके यथार्थवादी सामाजिक समालोचक, भागीदारी लोकतंत्र, मंत्रात्मक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और भविष्य हेतु अत्यावश्यक महत्व का सर्वदेशीय लोकतंत्र, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा सार्वभौमिक लोकतंत्र। देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमने एथेंस से शुरुआत की थी समझने की लोकतंत्र की, क्योंकि पहले लोकतंत्र की बात वहीं से की जाती है या प्रजातंत्र की बात वहीं से की जाती है। फिर हम धीरे धीरे पहुंचे कि लोकतंत्र होता क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। फिर हमने जाना कि जो लोकतंत्र के पिलर हैं, स्वायत्त, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, ये पिलर एक दूसरे को मजबूती देते हैं या कमजोर बनाते हैं। इसके बाद हमने ये जाना कि लोकतंत्र का जो काम करने का तरीका है वो अंतर्भूत होना चाहिए या साधनभूत होना चाहिए। इसके बाद हमने ये जाना कि प्रक्रियात्मक होना चाहिए या सत्तावाचक होना चाहिए। फिर हमने 4 प्रकारों को समझा। तो अब आपको लोकतंत्र के टॉपिक पर या डेमोक्रेसी के टॉपिक पर कोई भी इशू है तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, और आप हमें कुछ भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये हमारा काम कैसा लग रहा है। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।